यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था का विशिष्ट महत्व है। राज्य व्यवस्था न केवल प्रारंभिक परीक्षा में आपको परीक्षा क्वालिफाई करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा, बल्कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए राज्य व्यवस्था, संविधान जैसे मुद्दों पर आपकी पकड़ होना बेहद महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने हर सप्ताह एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की जितनी भी महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था, संवैधानिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं, उन पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, ताकि आपकी इन पर एक समझ विकसित हो सके और जिस समझ का प्रयोग आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में कौन सी महत्वपूर्ण खबरों पर बात होने वाली है जो पिछले सप्ताह किसी न किसी वजह से चर्चा में रही है। पहली खबर होगी हमारी, आप ये जानते हैं कि जो जनगणना नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, जिसकी रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 होगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या लद्दाख के जो बर्फबारी वाले क्षेत्र हैं, जो दूरस्थ इलाके हैं जहां पर रसद पहुंचाना बेहद ज्यादा मुश्किल है, वहां पर रेफरेंस डेट अलग है। उन्हीं में से एक स्टेट हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश के जो बर्फबारी वाले क्षेत्र हैं या दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां पर भी रेफरेंस डेट अलग है। साथ ही इस बार की जो जनगणना होगी उसमें जातीय जनगणना भी होगी। तो इसका हिमाचल प्रदेश के लिए क्या महत्व है? हिमाचल प्रदेश में जो जातिगत समुदाय हैं, उनका पॉपुलेशन में कितनी भूमिका है, कितना प्रतिशत है, और जातिगत जनगणना का हिमाचल प्रदेश पर क्या प्रभाव हो सकता है, इस मुद्दे को यहां समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक मुद्दा लगातार चर्चा में है एस्टिमेट्स कमेटी को लेकर के। भारत की जितनी भी एस्टिमेट्स कमेटी है, अलग अलग विधानसभाओं से जुड़ी हुई और संसदीय जो प्राक्कलन समिति है, उसका एक सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में। तो मुंबई में ये सम्मेलन हुआ है, इसी को लेकर प्राक्कलन समिति चर्चा में है। तो प्राक्कलन समिति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहां जानने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो आपातकाल के 50 वर्ष से संबंधित है। आप ये जानते हैं कि हाल ही में 25 जून 2025 को आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो आपातकाल किन स्थितियों के अंतर्गत लगाया गया था, वे क्या परिस्थितियां थी, इसके क्या प्रभाव हुए, यहां पर इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जातिगत जनगणना और हिमाचल प्रदेश के मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो जातिगत संरचना है पॉपुलेशन के अंतर्गत, वो वस्तुतः किन चीजों को, किन महत्वपूर्ण तथ्यों को अभिव्यक्त करती है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की वर्तमान पॉपुलेशन की बात करें तो वो कितनी है? जैसे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? 68.65 लाख इतनी है, यानी 68,65,000 के आसपास है। लेकिन वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है वो कितनी है? वो लगभग 77.56 लाख है, जिसमें 40 लाख, लगभग 40 लाख पुरुष हैं और लगभग 37 लाख महिलाएं हैं। इस पॉपुलेशन में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? 25% है। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत कितना है? 13.52% है। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है वो लगभग 5.71% है। इसके अलावा राज्य में 57 ऐसी जातियां हैं जो शेड्यूल कास्ट के रूप में वर्गीकृत हैं, 52 ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी के रूप में वर्गीकृत हैं, और 11 ऐसी आप कह सकते हैं समुदाय हैं जो जनजातीय समुदाय के रूप में अधिसूचित हैं, शेड्यूल्ड हैं। प्रमुख एससी जातियां कौन सी हैं जो हिमाचल प्रदेश में है? उनमें है कोरी या कोली, लोहार, जुलाहा, वाल्मीकि, खटीक, जोगी, अधधर्मी। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, अधधर्मी। प्रमुख ओबीसी जातियां कौन सी हैं? अहेरी, अहोरी, हेरी, नाइक, थोरी, पोपो ब्राह्मण, बट्ठी, गड्डी। एसटी में हाल ही में एक मुद्दा विशेष रूप से लगातार सतह पर रहा, एक विवाद का मुद्दा बना, जब वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश के एक समुदाय जिसको हम हाटी के नाम से जानते हैं, उसको एसटी के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया, एसटी के रूप में उसको अधिसूचित कर दिया गया। तो एसटी में हाल ही में हाटी समुदाय को वर्ष 2023 में शामिल किया गया, जो हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख विवाद का मुद्दा भी बना। तो अगर हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन में हम जातीय संरचना को देखें तो उसके मुख्य आंकड़े आपके सामने हैं। ये चीजें आपको क्यों बताई जा रही हैं? बताई इसलिए जा रही हैं क्योंकि वर्ष 2027 की
जो रेफरेंस डेट आई है जनगणना की 1 मार्च 2027, उसमें जो जनगणना होगी, सेंसस होगा, उसमें जातीय जनगणना भी शामिल है। और 1931 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जाति के आधार पर या जातीय जनगणना, जातियों की संख्या, अलग अलग जातियों की संख्या क्या है, उसकी भी गणना इस बार की जाएगी वर्ष 2027 में। और इसलिए अलग अलग स्टेट के बारे में अगर हमें जानकारी स्पष्ट हो, सरकारों को स्पष्ट हो, तो वो उसी के अनुरूप सामाजिक आर्थिक योजनाओं को दिशा दे सकती हैं, सामाजिक आर्थिक योजनाओं को बना सकती हैं और उन्हें धरातल पर सही तरह से इंप्लीमेंट कर सकती हैं, ताकि जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समुदाय हैं, जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और वो मुख्य धारा में आ सके और समाज के अन्य हिस्सों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के योग्यता के आधार पर आगे बढ़ सके। जातीय जो जनगणना का आयोजन और प्रक्रिया है, वो क्या रहेगी? आप जानते हैं कि रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 है जनगणना की, परंतु हिमाचल प्रदेश के जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, वहां पर रेफरेंस डेट क्या होगी, संदर्भ तिथि क्या होगी, 1 अक्टूबर 2026 होगी। और इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे लाहौल स्पीति क्षेत्र आ जाएगा, किन्नौर का क्षेत्र आ जाएगा, चंबा के कुछ इलाके आ जाएंगे, इस प्रकार के इलाके आ जाएंगे जहां पर रेफरेंस डेट 1 अक्टूबर 2026 होंगी। एग्जैक्ट कौन से इलाके आएंगे अभी ये स्पष्ट नहीं। जनगणना में राज्य सरकार के कर्मचारी हिस्सा लेते हैं, हर स्टेट में यही स्थिति बन हमें देखने को मिलती है कमोबेश। तो यहाँ पर भी राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो जनगणना में शामिल होंगे। ये कर्मचारी मोबाइल ऐप, डिजिटल टूल्स या पेपर फॉर्म्स के माध्यम से घर घर जाकर के जानकारी एकत्रित करेंगे और डेटा को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र से सत्यापित भी किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इसके माध्यम से जो जाति आधारित जनसंख्या आंकड़े हैं और जो उनके आधार पर सामाजिक आर्थिक विश्लेषण होना चाहिए और उसके आधार पर जो नीतियां बनाना चाहिए, वो सारी नीतियों को बनाने में मदद मिलेगी जब हमारे पास स्पष्ट आंकड़े होंगे और ये पता होगा। क्योंकि हिस्टोरिकली ये तो आप जानते हैं कि भारत में जो पिछड़ेपन का एक कारण रहा है, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से, वो जातिगत विभाजन और जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव भी रहे हैं। इसलिए अगर अलग अलग जातियों की जनसंख्या के बारे में, उनकी पॉपुलेशन के बारे में सही आंकड़े होंगे, ये पता होगा कि उनका सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, तो उसी के अनुरूप नीतियां बनाने में सरकारों को आसानी होगी। न केवल केंद्र सरकार को बल्कि राज्य सरकारों को भी इस प्रकार की आसानी होगी। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में एक मुद्दा, वर्ष 2023 से एक मुद्दा लगातार सतह पर है, और वो सतह पर इसलिए है क्योंकि एक समुदाय को एसटी का दर्जा प्रदान किया गया था और ये समुदाय है हाटी समुदाय। तो हाटी समुदाय की जो जनसंख्या है वो मुख्यतः आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रांसगिरी एरिया है वहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन वहां पर कुछ और समुदाय हैं जो खुद को हाटी समुदाय से ही संबंधित मानते हैं, लेकिन वो वर्गीकृत हैं एससी या ओबीसी के रूप में। तो उनका ये कहना है कि अगर एक समुदाय को, एक पर्टिकुलर समुदाय को हाटी समुदाय के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में जो लाभ ओबीसी के रूप में, एससी के रूप में उनको प्राप्त हो रहे हैं, वो उनको प्राप्त ना हो और उनको मिलने वाले आरक्षण का लाभ उनसे छिन जाए। उनकी ये प्रमुख चिंता है और इसी को लेकर के ये मामला हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसमें भी गया हुआ है। तो हाटी समुदाय को वर्ष 2023 में एसटी का दर्जा मिला, लेकिन इसका एससी और ओबीसी वर्गों ने विरोध किया। तर्क यही है कि इससे उच्च जातियों को लाभ मिल सकता है, वर्तमान एससी ओबीसी समुदायों को नुकसान हो सकता है। मामला ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन है और 7 जुलाई 2025 को हाल ही में इसमें तारीख भी निर्धारित है सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की जो अधिसूचना है, जो हाटी समुदाय को एसटी समुदाय के रूप में शामिल करती है, उस पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगाई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में जातीय जनगणना होती है तो उस पर किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। क्या ये प्रभाव वहां की राजनीति पर होंगे या अन्य प्रकार से भी हमें सामाजिक आर्थिक रूप से सकारात्मक योजनाओं के रूप में इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो 68 विधानसभा सीट है उसमें से 17 एससी के लिए और 3 एसटी के लिए आरक्षित है। कांगड़ा और मंडी में एससी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, शेड्यूल कास्ट की, और जिससे वहां 9 आरक्षित सीटें देखने को मिल जाएंगी आपको। विशेषज्ञों की इस पर यह राय है कि जातीय जनगणना का हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है वो ज्यादातर क्षेत्रीय समीकरणों पर आधारित है। वहां के जो रीजनल इश्यूज है,
रीजनल इश्यूज जो अलग अलग इलाकों में आपको देखने को मिलते हैं, धरातल पर देखने को मिलते हैं, ये इश्यूज ज्यादा प्रभावी हैं और वहां पर जाति आधारित जो राजनीति है वो उतनी प्रभावी नहीं है। इसलिए इस जातीय जनगणना का प्रभाव हिमाचल प्रदेश पर कमोबेश बहुत कम देखने को मिल सकता है। ये जनगणना एक और राय आती है इस पर, और वो राय यह है कि हिमाचल प्रदेश के नीति निर्माण के अंतर्गत और साथ ही सामाजिक आर्थिक डेटा के लिए जो जनगणना की जाएगी, जिसमें जातीय जनगणना भी शामिल है, ये बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। और जब कोई इस प्रकार की जनगणना, इस प्रकार की हमें संख्याओं का पता लगेगा, ऐसी जातियों के बारे में पता लगेगा जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, और कुछ ऐसी जातियों के बारे में भी पता लग सकता है जो सामाजिक आर्थिक रूप से उतनी पिछड़ी हुई नहीं है लेकिन आरक्षण का लाभ ले रही हैं, तो उससे राज्य की नीतियों को एक नई दिशा मिल सकती है, जिससे राज्य की राजनीति पर एक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही एक सरकारी अधिकारी के अनुसार ये बात भी सामने आई है, उनकी राय यह है कि 1931 के बाद ये पहली बार है जब जातिगत जनगणना की जाएगी, और ये राज्य की राजनीति में, हिमाचल प्रदेश की राजनीति को भी एक नया आयाम प्रदान कर सकती है। जब हम नए आयाम की बात करते हैं तो नया आयाम किस प्रकार से प्रदान कर सकती है? जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि जब जातीय जनगणना होगी तो कई ऐसी जातियां हमें पता लग सकती हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। जबकि कुछ ऐसी जातियों के बारे में पता लग सकता है जो जातीय आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त ले हो रही है, लेकिन वो अब सामाजिक आर्थिक रूप से उतनी पिछड़ी हुई नहीं है। तो इससे राज्य की नीतियों को एक नई दिशा मिल सकती है, जिससे एक संतुलन जो है राज्य में, इन सभी चीजों को लेकर एक राजनीतिक संतुलन में बदलाव आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अब आगे देखते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में। प्राक्कलन समिति चर्चा में क्यों है? प्राक्कलन समिति चर्चा में इसलिए है क्योंकि देश भर की जितनी प्राक्कलन समिति है उसका एक राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में हुआ। इस मुंबई में होने वाले सम्मेलन का, राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो प्राक्कलन समिति के बारे में कुछ बेसिक तथ्यों को जान लेते हैं आईएएस एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो हम यहाँ पर संसदीय जो प्राक्कलन समिति है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो संसदीय प्राक्कलन समिति है उसका गठन कब किया गया था? गठन इसका सबसे पहली बार हुआ था 1950 में। किस प्रकार की समिति है? एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, एक संसदीय समिति है, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 सदस्यों की इसके अंतर्गत संख्या होती है। और इन 30 सदस्यों को हर वर्ष चुना जाता है। और कहां से चुना जाता है? लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है, हर वर्ष चुना जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है केंद्र सरकार के बजट अनुमानों की जांच करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, और समिति का अध्यक्ष उन्हीं में से बनाया जाता है जो समिति के सदस्य होते हैं, उन्हीं में से किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। अगर कोई मंत्री है तो वो समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। यदि चयन के बाद कोई सदस्य मंत्री नियुक्त हो जाए तो वह उसी दिन से समिति का सदस्य नहीं रहेगा, ये शर्त होती है। समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है, और इसलिए हर वर्ष लोकसभा द्वारा इस समिति का चयन किया जाता है। ये कुछ बेसिक तथ्य है। समिति के कार्य क्या है? एक कार्य तो आपको पता लग गया कि बजट अनुमानों की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के अलावा अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता, अलग अलग चीजों के बारे में जो प्रशासनिक सुधार है वो किस प्रकार से किए जाए, इस बारे में उपाय सुझाना प्राक्कलन समिति का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और ये नीति के अनुरूप रहते हुए ही सुझावों को देती है कि प्रशासनिक सुधार किस प्रकार से किए जाने चाहिए। प्रशासन में दक्षता लाने यानी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी ये नीतियों का सुझाव प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से हमें अपनी नीतियों में इस प्रकार से बदलाव करना चाहिए ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े, धरातल पर उन्हें वास्तव में उतारा जा सके। ये जांच करना कि धनराशि उचित रूप से खर्च की जा रही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा, अलग अलग मंत्रालय द्वारा, ये भी इसका काम है। ये सुझाव देना कि संसद में अनुमान किस प्रकार से, जो बजट अनुमान है वो किस प्रकार से प्रस्तुत किए जाने चाहिए, इस पर भी ये महत्वपूर्ण सुझाव देती है। समिति वर्ष भर समय समय पर अनुमानों की समीक्षा करती रहती है, लोकसभा में रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है। समिति के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो किसी एक वर्ष के पूरे अनुमानों की ही जांच करे। अनुदानों की जो मांग है उस पर मतदान किया जा सकता है, भले ही समिति ने ऐसा रिपोर्ट में ना कहा हो, तब भी मतदान किया जा सकता है।
समिति उन सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित कार्य नहीं करती, उन पब्लिक अंडरटेकिंग से संबंधित कार्य नहीं करती है, जांच नहीं करती है, जिन्हें लोकसभा के नियमों या अध्यक्ष द्वारा लोक उपक्रम समिति को सौंपा गया हो। तो ये इस समिति के सामान्य कार्य हुए। अगर हम इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बात करें तो कार्यप्रणाली भी इसकी उसी तरह से है, मिलती जुलती है। जैसे गठन के तुरंत बाद समिति केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभागों या जो भी वैधानिक निकाय हैं उनके उचित अनुमानों का चयन करती है कि कहां पर उसको जांच करनी है। समिति ऐसे विषयों की भी जांच करती है, उन विषयों की भी जांच करती है जो कार्य के दौरान सामने आए हो या जिन्हें सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से प्राक्कलन समिति को, एस्टिमेट्स कमेटी को सौंपा गया हो। समिति समय समय पर उप समितियों और अध्ययन समूहों का गठन करती है और किसी विषय का बहुत गहराई से जांच करने का भी प्रयास कर सकती है। समिति की जो टिप्पणियां होती हैं, जो सिफारिशें होती हैं, वो रिपोर्ट के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। संबंधित मंत्रालय या विभाग को 6 माह के भीतर या समिति के निर्देशानुसार जो भी समिति तय करे समय, उसके अनुसार कार्रवाई करनी होती है। समिति जो है वो सरकारी जवाबों की समीक्षा करती है, साथ ही कार्रवाई रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करती है और इसके बाद सरकारी जवाबों को लोकसभा में वक्तव्यों के रूप में भी प्रस्तुत इसके माध्यम से किया जाता है। तो ये प्राक्कलन समिति के बारे में कुछ बेसिक बात हुई। अब हम जानते हैं कि आप जानते हैं 25 जून 2025 को आपातकाल के 50 वर्ष हो गए हैं। आप जानते हैं कि 25-26 जून की मध्य रात्रि को भारत में आपातकाल के घोषणा पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा दस्तखत किए गए थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जून की सुबह को इसकी घोषणा की थी रेडियो पर आकर के। तो इस घटना के 50 वर्ष हो गए हैं। यह भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। तो इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं जो कि आपातकाल से संबंधित है। तो 25 जून 2025 को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है और यह आपातकाल 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिशों पर लगाया हुआ माना जाता है, जो कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस पर दस्तखत किए। वो एक सामान्य प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है। लगभग 21 महीनों तक ये आपातकाल चला था क्योंकि ये मार्च 1977 में वापस लिया गया। ठीक है, और ये दौर भारत के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा माना जाता है। ये जो लगभग 21 महीने का समय है, 25 जून 1975 से लेकर के मार्च 1977 तक, 21 मार्च 1977 तक, ये भारतीय लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा काले धब्बे के रूप में देखा जाता है। इस दौरान हजारों लोगों को बिना मुकदमे की जेल में डाला गया था और नागरिक जो अधिकार थे उन्हें बहुत बड़े स्तर पर निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। बहुत से लोगों का जो नागरिक अधिकार हैं वो भी उल्लंघित हुए थे। इस दिवस को वर्ष 2024 में संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया और इस दिन की याद नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दमन के रूप में की जाती है। कई ऐसे अत्याचार किए गए जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जैसे जबरन लोगों की नसबंदी की गई, मीडिया को बहुत बड़े स्तर पर सेंसर किया गया, मीडिया की आजादी पर एक प्रकार से पूरी तरह से प्रतिबंध जैसी स्थिति आ गई। ये वो दौर था जब ऐसा माना जाता है, कई लेखकों ने, कई पत्रकारों ने लिखा है, जब लोकतंत्र का पूरी तरह से गला घोट दिया गया और जो सत्ता है, जो राजनीतिक सत्ता है, वो केवल कुछ ही हाथों तक सिमट कर रह गई। आपातकाल का जो दौर है वो 1975 से 1977 का माना जाता है। इसके कारण के रूप में किन चीजों को देखा जाता है? कारण के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस डिसीजन को देखा जाता है जो जून 1975 के दूसरे सप्ताह में आया था। डिसीजन क्या आया था? जब 1971 का चुनाव हुआ था तो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कौन थे? राजनारायण थे और उसमें इंदिरा गांधी की विजय हुई। राजनारायण ने कहा कि इस चुनाव में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है और इसलिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जून 1975 के दूसरे सप्ताह में इस पर निर्णय दिया और इंदिरा गांधी के इलेक्शन को अवैध ठहराया और उन पर 6 वर्षों तक इलेक्शन लड़ने के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया। तो ऐसा माना जाता है कि इन्हीं स्थितियों से प्रेरित होकर के इंदिरा गांधी द्वारा ये जो इमरजेंसी थी, आपातकाल थे, ये लगाया गया था। साथ ही एक पृष्ठभूमि ये भी थी कि बिहार से जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन
जो शुरुआत हुआ था लगभग 1974 में, वो भी राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो कुछ इस प्रकार की स्थितियां उभरी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक गड़बड़ी, किसके आधार पर? आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर के आपातकाल घोषित किया। और इसका प्रभाव यह हुआ कि नागरिकों की बोलने की आजादी, उनकी समानता, उनके जीवन के अधिकार निलंबित हो गए। 1 लाख से ज्यादा लोगों को मीसा एक्ट के तहत जेल भेजा गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल भेजा गया। मीडिया पर कठोर सेंसरशिप लगाई गई, जबरन लोगों की नसबंदी की गई। राज्यों की सरकारें भी इस दौरान बर्खास्त हुई। न्यायपालिका पर भी बेहद ज्यादा दबाव हुआ। तो बहुत से संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन देखने को मिलता है और यहाँ पर कई संवैधानिक अनुच्छेद विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर भारत में आपातकाल की घोषणा 25-26 जून 1975 को की गई। तो इसमें ये किस अनुच्छेद के तहत की गई? अनुच्छेद 352 के तहत की गई आपातकाल की घोषणा। और पहले इस अनुच्छेद के अंतर्गत आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर ऐसा किया जा सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से ये स्थिति बदल दी गई। अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। आपातकाल के दौरान कई संविधान के अनुच्छेद, जो मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं, वो लगभग निलंबित जैसी स्थिति में आ गए। जैसे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता जैसे अधिकार निलंबित हो गए। वाक स्वतंत्रता और अन्य मौलिक स्वतंत्रताएं निलंबित हो गई अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निलंबित हुआ। इसका एक संवैधानिक आधार भी है। जैसे अनुच्छेद 368 ने अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षा को निलंबित कर दिया, जिससे भाषण, अभिव्यक्ति, सभा और आवागमन की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित हुई। इसी प्रकार से आर्टिकल 359 राज्य को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट को निलंबित करने की अनुमति प्रदान करता है, जिसमें कानून के समक्ष समानता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और नजरबंदी के विरुद्ध जो संरक्षण है उस जैसे अधिकार शामिल थे। तो इस प्रकार से आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 के माध्यम से सरकार आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21 और 22 को निलंबित करने में कामयाब हो गई। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में आई और इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई, तब हम देखते हैं कि जनता पार्टी की सरकार 44वां संविधान संशोधन 1978 लेकर के आई और उसने आर्टिकल 352 से आंतरिक गड़बड़ी को हटा दिया और ये कहा कि अब केवल सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या भारी आक्रमण को ही आपातकाल का आधार बनाया जा सकता है। इन्हीं के आधार पर आपातकाल को घोषित किया जा सकता है और इस प्रकार से मौलिक अधिकारों को एक स्थायी सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश इसके माध्यम से की गई। तो ये कुछ आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिन पर चर्चा करना आवश्यक है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, भारत में अंतिम पूर्ण जातिगत जनगणना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1951, 1961, 1931 या 1991। दूसरा प्रश्न है, 2 कथन है यहाँ पर, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से सही है या है। तो पहला कथन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा से होता है। दूसरा कथन है, प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा के सदस्यों से बनती है। तो आपके सामने विकल्प क्या है, आपको ये बताना है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। तो पहला है, केवल कथन 1 सही है। बी है, केवल कथन 2 सही है। सी है, दोनों कथन सही है। और डी है, दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 1975 में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370। इस प्रश्न का उत्तर आप, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं और फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।